नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुई हिंसा का मामला आज फिर से तूल पकड़ गया। हिंसाग्रस्त इलाके कालियाचक जा रहे बीजेपी नेताओं को मालदा रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद पुलिस ने उन्हें वापस कोलकाता भेज दिया। बीजेपी जांच टीम को रोके जाने पर बवाल मच गया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ममता सरकार पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनावों को ध्यान में रखकर माहौल बिगाड़ना चाहती है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन की है, जहां बीजेपी सांसद एसएस अहलुवालिया, भूपेंद्र यादव और विष्णुदयाल प्रशासन से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी की 3 सदस्यीय जांच टीम हिंसाग्रस्त क्षेत्र कालियाचक जाने के लिए जैसे ही मालदा रेलवे स्टेशन पहुंची, तो प्रशासन ने माहौल बिगड़ने की दलील देकर उन्हें रोक लिया। हिरासत में लेने के बाद बीजेपी नेताओं को कोलकाता भेज दिया गया। इस वक्त मालदा स्टेशन में बीजेपी डेलीगेशन को डिटेन किया गया है। 3 मेंबर बीजेपी डेलीगेशन आज 6:15 बजे मालदा स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उनको कालिया चौक एरिया तक जाने नहीं दिया गया है क्योंकि सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। तो बीजेपी डेलीगेशन अभी भी 1 घंटे के ऊपर यहाँ पे डिटेन किए गए हैं उनको। बीजेपी डेलीगेशन को रोके जाने पर मालदा से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया। बीजेपी नेता ममता सरकार पर आग बबूला हो गए और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में सांप्रदायिकता का खुला तांडव हो रहा है। We said that we are law-abiding citizens. We are all the 3 senior MPs, and we are not here to incite or instigate anybody. But we are here to console people and to give them restore the confidence. But they said कि no, you people are public figure. By your appearance itself, there will be problem. जिस तरह से सांप्रदायिकता का खुला तांडव पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में दिखाई पड़ रहा है, वो अपने आप में चिंता की बात है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि उस सांप्रदायिक तांडव को पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा जस्टिफाई किया जाना। वहीं मालदा में हुए गदर पर टीएमसी नेता अपनी सफाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये एक हादसा था जिसे बीजेपी चुनाव नजदीक देखकर सांप्रदायिक रंग देने में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस भी कमोबेश यही राग अलाप रही है और बीजेपी की जांच टीम को रोके जाने को जायज बता रही है। This is part of the BJP RSS's SIN 100 strategy. By SIN I mean CIN 100. What is CIN? It means communally insensitive narrative. Communally insensitive narrative 100 days before polls in Bengal. They've tried the same thing in UP. They tried the same thing in Bihar. भारतीय जनता पार्टी का जो दल था, वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा उसे रोककर वापस भेजा गया। तो मैं समझता हूं कि शांति व्यवस्था कायम करने के हित में था, वो ठीक किया। हर दल के लिए वोट बैंक जरूरी है, इसलिए मालदा की हिंसात्मक आग में अब अपने अपने तरीके से सभी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। लंबे अरसे तक पश्चिम बंगाल में हुकूमत करने वाले वाम दल भी सत्ता में वापसी की बाट जो रहे हैं। इसलिए वृंदा करात ने बीजेपी और टीएमसी पर चुनाव को देखकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप मढ़ दिया है। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव को सामने रखकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं और बीजेपी की जो टैक्टिक्स है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। सब जगह चुनाव के पहले ये इस प्रकार की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के विवादित बयान को लेकर मालदा में मुस्लिम समुदाय का एक जुलूस निकला था। इसके बाद भीड़ ने जमकर बवाल काटा और थाने समेत कई गाड़ियों को फूंक दिया। इसकी आग बिहार के पूर्णिया तक पहुंच गई थी। यहाँ भी जमकर गदर हुआ। ऐसे में इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भीड़ ने अखलाक की हत्या की थी तो तमाम राजनीतिक दलों का जमघट लग गया था, लेकिन यहाँ सियासत की वो सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। मालदा में न अरविंद केजरीवाल दिखे, न राहुल गांधी पहुँचे और न ही वाम दलों को याद आई और न ही हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पहुँचे। सवाल यही है कि देश में जहाँ वोट वहाँ संवेदना दिखाने वाले नेता इस चुनिंदा संवेदनशीलता से कब ऊपर उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मालदा हिंसा पर जारी सियासत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम अगले आधे घंटे इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस पूरे मुद्दे पर लेंगे सियासी दलों की राय।
कुछ अहम सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि क्या मालदा की आग पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? दूसरा अहम सवाल, मालदा की हिंसा पर बाकी राजनीतिक दल क्यों हैं मौन? क्या हमारे यहां संवेदना पर वोट बैंक की सियासत भारी है? मालदा हिंसा पर सेक्युलरिज्म के ठेकेदार खामोश क्यों हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। आपको याद होगा अवार्ड वापसी का सिलसिला, ये सब करने वाले लेखक कलाकार ये क्यों खामोश हैं, ये कहां पर है? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे और चर्चा में हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जुड़ रहे हैं, पटना से कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मेरे साथ IBN डिजिटल के एडिटर जयदीप कार्णिक मौजूद हैं और फोन लाइन पर कोलकाता से जुड़ रहे हैं CPI नेता रीता प्रताप बनर्जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जयदीप आपसे करना चाहूंगा, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे जो हाल के हैं उनमें से एक है, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में ना जानकारियां मिल रही हैं ना वहां तक पहुंच पा रहे हैं। इस मुद्दे पर अभी तक जो कुछ सामने आया है वो क्या दिखाता है? डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो संवेदनहीनता दिखाई गई है राजनीतिज्ञों द्वारा, प्रशासन द्वारा और खास तौर पे मैं यहां बैठ के भी कहता हूं मीडिया द्वारा, अगर यहां से 40 किलोमीटर दूर, 20-25 किलोमीटर दूर दादरी में या कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो इतनी सारी OB वैन लग जाती है, ढेरों रिपोर्टर जमीन पर होते हैं, लगातार बताते हैं क्या हो रहा है, वो भी एक आती है। दूसरी ओर मालदा में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो घटना जिस बयान को लेकर हुई है वो लगभग 1.25 महीने पुराना बयान है। जिस व्यक्ति ने बयान दिया था वो गिरफ्तार हो चुका है, उस पर रासुका लग चुकी है। उसके बाद मालदा की हिंसा हुए को भी इतने दिन बीत गए, आज भारतीय जनता पार्टी वाले वहां जा रहे हैं, आज आपको सूद क्यों आई? सारे लोग इस पूरे मामले में पिछली मति से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव पहले से ही देश में फैलाने की कोशिश की गई है, उसको देखते हुए इस मुद्दे को लेकर और अधिक गंभीरता दिखाने की जरूरत है सभी पक्षों द्वारा। ठीक है मिश्रा साहब, मैं आऊंगा सिद्धार्थनाथ जी से, इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का रुख क्या है? मिश्रा साहब, अभी आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई बहुत स्पष्ट बात सुनने को नहीं मिल रही है। अभी हम सुन रहे थे पूनिया साहब को, वो कह रहे हैं कि वहां पर माहौल ना बिगड़े इसलिए बीजेपी नेताओं को रोक दिया गया है। आपका टेक क्या है इस पूरी घटना पर और इसके बाद जो सियासत देखने को मिल रही है उस पर? देखिए, इसमें दोनों पक्षों की अगर भूमिका देखें, भारतीय जनता पार्टी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, बीजेपी जहां इसे सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी जी का कुछ सपोर्ट बेस वहां कालियाचक एरिया में है, जिसको बचाने के लिए कहिए या कहीं न कहीं जो इनएक्शन गवर्नमेंट के पार्ट से है वो भी देखने को मिल रहा है। ये एक सच्चाई है। कालियाचक एक नोटोरियस एरिया है जहां पर कई तरह के अवैध काम होते हैं, चाहे फेक करेंसी का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, ये कुख्यात जगह है, सबको पता है। अब वहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ बहुत होती है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहता है। जो जुलूस निकल रहा था वो तो सच्चाई है ना कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन उस जुलूस में घुसकर जिन लोगों ने बदमाशी की, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रो TMC एलिमेंट थे, यह भी एक जांच का विषय है। यह हम भी मानते हैं कि हो सकता है उसका TMC के साथ कुछ सहानुभूति हो। उन लोगों ने हिंसा किया जिस वजह से पूरे माहौल को बिगड़ने दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन को जिस ढंग से एक्ट करना चाहिए था वो वहां नहीं हो पाया। अब बीजेपी को लगा कि इसको हम अगर कम्युनल रूप दे देते हैं तो हमको लाभ मिलने का चांस है। बंगाल में इस एंगल पर मैं बात करूंगा मिश्रा साहब, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये मान रहे हैं कि TMC का इसमें इन्वॉल्वमेंट संदिग्ध आपको दिखाई पड़ रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कालियाचक का इलाका बड़ा संवेदनशील है। बीजेपी के नेता कम से कम वहां जा तो रहे हैं, अब आप उसको राजनीतिक रोटियां कहें या हम, क्योंकि हमारे पास जानकारियां नहीं आ रही वहां से। आप ये भी कह रहे हैं कि TMC उसको दबाने की कोशिश कर रही है। जी प्रवीण जी, मैंने क्या कहा, कालियाचक एरिया में कई ऐसे नोटोरियस एक्टिविटी होती रही है जो बदनाम इलाका है, वो जहां सारे इलीगल काम होते हैं और पुलिस के लिए सिरदर्द हमेशा रहा है वो एरिया, ये सबको पता है। वहां अगर कुछ घटना होती है तो उस पर TMC से जुड़े कुछ लोग हैं जो कालियाचक एरिया में कुछ सपोर्ट लेना चाहते हैं, जो उनका एक राजनीतिक लाभ हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इतने दिन के बाद वहां जा रहे हैं, सिवाय इसके उनको पता है कि वहां नेताओं की एंट्री बैन है, तो आप सिर्फ फोटो लेने के लिए जा रहे हैं कि भाई आपको रोक दिया गया। मेरा आपसे ये कहना है मिश्रा साहब, मेरा सवाल मैं एक बार और क्लियर करता हूं आपको कि कम से कम ये जा तो रहे हैं नेता। हमने देखा दादरी के बाद राहुल गांधी चले जाते हैं,
हमने देखा कि और कहीं कोई घटना होती है तो उसके बाद में नेताओं में जाने की होड़ लग जाती है। मालदा जाने से परहेज क्यों? वो सारी चीजें तो आपको और ज्यादा बेहतर पता है, शायद मुझसे बेहतर पता है कालिया चक के बारे में, जैसा आप बता रहे हैं। प्रवीण जी, दादरी को मैं मालदा से जोड़कर नहीं देख रहा हूं। दोनों अलग अलग घटना है, इसको जोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी वहां गए, यहाँ पे घटनाओं के कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, दुनिया में कोई दो घटना एक जैसी नहीं होती। मैं कह रहा हूं, आपने कहा इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। लेट मी फिनिश, मुझे पूरा करने दीजिए ना। अगर राजनीतिक रोटी सेकना होता है तो लोग जाते हैं, हमें ऐसे माहौल को बिगाड़ना नहीं है। वहां शांति स्थापित, मतलब माहौल बिगाड़ने गए थे दादरी में राहुल गांधी। मिश्रा जी, आप खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने लोग जाते हैं और राहुल गांधी दादरी, आपने कहा कि दादरी से कंपेयर ना करें। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं इसको दादरी बनाम मालदा भी नहीं बनाना चाहता, जैसे हम इसको कभी भी 84 बनाम 2002 नहीं बनाना चाहते इन तमाम मसलों को। लेकिन आप ये बताइए कि जो विरोध है वो अगर सिलेक्टिव अपोजिशन होगा, आप तयशुदा मुद्दों पर विरोध करेंगे और दूसरे मुद्दों पर विरोध नहीं करेंगे तो ठीक है। मैं इस चर्चा में सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब को भी लाना चाहूंगा। सिंह साहब, एक मालदा के बारे में हम सब जानना। एक मिनट मिश्रा जी, नहीं प्लीज नो, मुझे पूरा, आपने मुझ पर अटैक किया है ना, आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए। क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, बीच में आ रहे हैं, आप एडिटर भी आ जाते हैं। मैं जो कह रहा हूं, दादरी को इससे तुलना नहीं की जा सकती, वो अलग घटना थी। वहां पर बिल्कुल एक व्यक्ति को घेर के मार दिया लोगों ने, वहां पर हमारा जाना जरूरी था। यहां पर कुछ बदमाशों ने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम किया है, जिसको लोग राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या जाके और आग में घी डालने का काम करें? नहीं, चलिए, यही मैं मिश्रा जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि पूरा देश इसमें बीजेपी करना चाह रही है। इसको बहस में नहीं ले जाएंगे। अभी देखिए, मैं चाह रहा हूं ना, आपने बीजेपी करना चाह रही है, आप पे जैसे अटैक हुए, आपने 2-3 अटैक बीजेपी के पे कर दिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह बड़े नेता हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी सफाई में। सिंह साहब, ये कहा जा रहा है कि आप लोग वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें थोड़ा समझने के और राजनीतिक आप लोग सब लोग बैठे हैं, और इसलिए पहले तो समझने की प्रयास करें कि 80% जो लोग हैं मालदा में वो मुस्लिम समुदाय के हैं। अभी आप लोग ने ही पहले कहा कि लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे वोट बैंक होता है, तो इसके मतलब हमें तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज नहीं गई है, जानकारी दे देता हूँ, शायद जानकारी ना हो। ये 3 तारीख की घटना है। 4 तारीख को हमारे जिला अध्यक्ष और जिला टीम गई थी बंगाल में, मैं उस दिन भी था क्योंकि मैं बंगाल का प्रभारी भी हूँ। उसके बाद हमारे जो एक विधायक हैं वो 5 तारीख को गए थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट किया था। उसके बाद ये हम लोग ने निर्णय किया कि हमारा जो केंद्रीय टीम है वो जाएगी, वो कल निर्णय किया और आज उन लोग गए थे। तो इसलिए कहना कि भारतीय जनता पार्टी गई नहीं। अब जब हमारे को वहाँ पे वोट बैंक हमारा है नहीं, जैसे मैंने बताया, और वो आंकड़े आपके पास भी हैं, सब लोगों के पास। एक सेकेंड मैं खत्म कर लेता हूँ, मैंने तो एकदम बोला ही नहीं बीच में, मैं तो बोलता ही नहीं किसी के बीच में। आप लोग क्यों गए थे वो बताएं सिद्धार्थ नाथ। मैं तो अब आ रहा हूं ना, तो मेरे को आने तो दीजिए ना, मैं तो आ ही रहा हूं उस पे, मैं तो बोला ही नहीं एकदम भी। अब मैं बता रहा हूं कि जब हम गए, हमारा वोट बैंक नहीं है। जब भी हम गए, हम इसलिए गए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले 7-8 महीने के आप पेपर उठा लीजिए, आप रिसर्च करिएगा, उसमें आपको दिखेगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में एनआईए ने एक्टिविटीज बढ़ाई थी, कुछ अरेस्ट हुए थे देश भर में, 15 लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें कुछ आईएसआई के लोग भी अरेस्ट हुए थे, जो हैदराबाद में भी अरेस्ट हुए थे। उन सबके तार मालदा से मिले थे और फेक करेंसी के रैकेट की जानकारी मिली थी। उसको लेते हुए एनआईए के खुद डीजी गृह सचिव जो बंगाल के, उनसे बैठक करी नवंबर के महीने में, कुछ और अरेस्ट हुए और उस पर कार्रवाई, उस फेक करेंसी जो मालदा फेक करेंसी रैकेट है उसको बस्ट करने का योजना पूरी बनाई गई। 3 जनवरी को यह घटना होती है, तुरंत उसी के कुछ दिनों बाद होती है। आड़ ली जाती है कि सांप्रदायिकता, जो एक समुदाय जिसको मुस्लिम एक संगठन है, उसका कहां साठगांठ है, किसके साथ है, वो हम सबको पता है। वो टीएमसी से प्रेरित, टीएमसी का सपोर्ट है वहां पे। उसके आधार पे 1 लाख लोग को इकट्ठा किया जाता है। अब मैं पहले एक चीज, सांप्रदायिकता का रोकने की जिम्मेदारी
उसके माहौल को बनाने की और उसको रोकने की जिम्मेदारी हर सरकार की होती है। नहीं, थोड़ा लीफलेट्स इसको बटे एक-एक करके हैं। समझना होगा ना सिद्धार्थ जी। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि इसमें आतंकवाद की भी बात आ गई, एनआईए टीम की जांच की भी बात आ गई, अब सांप्रदायिकता को रोकने की भी बात आ गई। एक एक करके जरा बात को समझते हैं। सीपीआई नेता अतुल अंजान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, क्यों नहीं जाना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, क्या दिक्कत है इससे? देखिए, कोई नहीं, बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनका ये तो पुराना रवैया रहा है। और इतिहास उठाकर देखिए, जहां दंगे बनने की गुंजाइश बनती हो, जहां दो संप्रदायों के बीच में झगड़ा हो और संभावना हो, वहां वो तड़का लगाने जरूर जाते हैं। ये उनका नैतिक अधिकार है, ये उनका बाल्यकाल से, ये अवस्था से ही ये कार्यक्रम रहा है। अगर देश के हिंदू मुसलमानों के बीच में कहीं उन्माद पैदा हो सके तो उस उन्माद को चिंगारी के रूप में और भड़की हुई ज्वाला के रूप में बनाना क्या यहाँ पर उनका काम है। किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं जाना चाहिए? मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम देश के बारे में ये भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि कल तक वो ये सब कामों में थे, लेकिन आज वो केंद्र की सरकार में है। अरे अनजान जी, इतने अनजान मत बनो। सांप्रदायिकता वहां पे हो सकती है, आग वहां लगाई जा सकती है जब दो समुदाय के अंदर ताकत होगी। जहां पे एक के पास ताकत ही नहीं हो, वो वहां पे सांप्रदायिकता कैसे हो सकती है? थोड़ा सा तो राजनीतिक सूझबूझ रखो। आप इतने महान और इतने विद्वान लोगों में से हो, थोड़ा सा तो रखो। ना थोड़ा सुनो सिद्धार्थ, वो तो एक बात समझ लो, वो सिद्धार्थ था जो बुद्ध बना, लेकिन तुम तो जो है कैसी बातें कर रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बुद्ध नहीं बनूंगा, क्योंकि आप लोगों को उजागर करे बिना तो बुद्ध की स्थापना मैं करना नहीं चाहता। मैं कोई एनलाइटमेंट नहीं लेना चाह रहा हूँ। नहीं बोल रहा हूँ जो मैं, सुनिए आप उसको। आप जाइए, आपके लोग, आपकी सरकार के मंत्री सीमा के उस पार से 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स हर साल पंजाब में बेच रहे हैं। आपके अध्यक्ष उसमें बीजेपी के प्रदेश के इन्वॉल्व है। नहीं, की टीम क्यों नहीं भेजी? ये इन सारी चीजों पर हम बात भी नहीं कर रहे हैं। जो ये सारी बातें कहने के लिए नहीं करते थे, उसका भी तो उजागर कर दो। प्रकाश काराट के लोग क्या कर रहे थे वहां पर? नहीं, बिहार में किसान आत्महत्या करते हैं, आप टीम भेजते हो, लेकिन आपके महाराष्ट्र में इतने लोगों ने आत्महत्या की, आप नहीं गए। आपके अब लीजिए, अब आप देखा, यही समस्या है, इसलिए डिबेट पे आना नहीं चाहिए इन लोगों के साथ। बात हो रही है कालियाचक मालदा पे, चले गए हैं महाराष्ट्र बिहार पे। आपके पास तो कोई राज्य बचा नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते। नहीं, अब एक बात समझ लीजिए, सबसे ज्यादा इस देश में बीच कम्युनलिज्म की बो हुई है, वो है वामपंथी लोग। वामपंथी दल नहीं है, ये आरएसएस के लोग हैं भाई। अभी जी तो नहीं, वामपंथी है, वामपंथी है जिसने बीज बोई है कम्युनलिज्म की, और चादर पहनी है सफेद, अंदर से पूरे के पूरे काले रहे हैं। अनजान जी, इसीलिए आप लोग अनजान है इस देश से, और इसीलिए आप लोग को देश से बाहर निकाल दिया गया है। आप लोग का कहीं भी शासन नहीं है, त्रिपुरा में भी है, वहां पे भी खत्म होने वाले हैं। डिबेट हो गई। मैं माफी के साथ दोनों को रोकना चाहूंगा, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि प्रवीण जी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पूरा देश भी देख रहा है, नेशनल मीडिया पर हम बैठे हैं और हम एक अच्छी खासी विषय पर आधारित बहस को वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ में बदल देते हैं। क्या हम वामपंथ, ये विचारधाराओं की बहस नहीं है यहाँ पर। मसला ये है कि जमीन पर, वहां पर कालियाचक में मेरा सवाल आपसे ये था, अतुल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या किसी राजनीतिक दल को वहां नहीं जाना चाहिए, और क्या जो दादरी में जा रहे थे वो भी सब गलत कर रहे थे? जयदीप जी, मैं एक सबमिशन बीच में देता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अतुल जी। को पता है कि एक मिनट वो राजनीतिक दल का जी बोलिए अतुल जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस राजनीतिक दल को समझ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस स्थिति को देखे। राज्य सरकार अगर खामोश है पश्चिम बंगाल की, तो ये एक बहुत गंभीर बात है। किसी को तो उजागर करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर रही है तो। अगर बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई तो सामने लाए सच। नहीं, एक बात आपको समझे ही कि चाहे वो किसी संगठन के लोग हों और चाहे किसी धर्म के लोग हों, इस तरह की गतिविधियों से देश की एकता को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। और चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन हो, वो संविधान की धाराओं का उल्लंघन करें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो बात कही है उस पर जरा टीएमसी का पक्ष भी दर्शकों को दिखा देते हैं। मालदा रेलवे स्टेशन पर से बीजेपी नेताओं को लौटाए जाने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेताओं का मकसद मालदा में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का था, जैसा अतुल अंजान भी कह रहे हैं। तो पहले ये सुनते क्या पक्ष है टीएमसी का।
भाजपा के 3 बड़े नेता और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आज मालदा पहुंचे और वो कालिया चौक का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्टेशन पर ही रोक दिया गया। ट्रेन पर चढ़ाकर दोबारा कलकत्ता के लिए रवाना कर दिया गया। हमारे साथ है तृणमूल के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन। ये बताइए, ये इस तरह का उनके साथ व्यवहार क्यों किया गया? अच्छा किया, क्योंकि वो जो मालदा का इंसिडेंट है वो सांप्रदायिक इंसिडेंट नहीं है, वो क्रिमिनल इंसिडेंट है। और ये जो बीजेपी, सुन लीजिए, ये इलेक्शन अभी 100 दिन में आ रहा है, ये इनका स्ट्रैटेजी है। कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट घटेगा तो वो भी सांप्रदायिक कर देगा। तो द सिचुएशन इज, इफ इट इज अ कम्युनल इंसिडेंट, इट्स अ कम्युनल इंसिडेंट, बट दिस इज अ क्रिमिनल इंसिडेंट। एंड ये बीजेपी आरएसएस का ये प्लान है, ये पोलराइजेशन करने। तो आज मॉर्निंग में क्योंकि वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं था, वो तो कम्युनल फाइटिंग मिशन था। वो आग में पेट्रोल लगा देता वहां, तो दैट इज व्हाई दे वर नॉट अलाउड। मैं और एक चीज बात बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा सिचुएशन बंगाल पुलिस ने हैंडल किया। पर मैं बोल रहा हूँ 10 अरेस्ट हो गया, 30,000 आदमी था, एक भी डेथ नहीं हुआ। 30,000 आदमी था, एक भी इंजरी नहीं हुआ। ये कौन किया? ये वेस्ट बंगाल पुलिस ने किया। और वो सेंसिटिव जो जगह है, वो बहुत सेंसिटिव जगह है, क्योंकि वो बॉर्डर टाउन में है। और बीएसएफ और लोकल्स में, वहां में भी कुछ क्लैश हुआ था। लोकल पुलिस डिड देयर बेस्ट। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, ये क्रिमिनल इंसिडेंट था और जो चीज मालदा तक सीमित है उसको पूरे में क्यों फैलाया जा रहा है, पूरे देश में क्यों लाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको मैंने डेरेक ओब्रायन का बयान सुना, वो हास्यास्पद है। वो कहते हैं बीजेपी कम्युनल बना रही है। कम्युनल जब इश्तिहार, लीफलेट, प्रचार के सामग्री, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके 1 महीने पुरानी जो यूपी की घटना को लेके 3 जनवरी को एकत्रीकरण कर रहे थे 1 लाख लोग, उस दिन इनका प्रशासन सो रहा था कि किस सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है। उस समय ये खामोश थे। फिर ये बोलते हैं कि 1 लाख लोग, 10,000 बोल रहे हैं, मैं लाख लोग थे, मैं मान लूं 10,000 भी थे, कोई भी वहां पे मरा नहीं, उसके लिए पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। अरे पुलिस स्टेशन ही आपने जला दिया और पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो आप किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? तीसरी चीज, सांप्रदायिकता जब होती है, कोई मरता है, उस पर बोल लेते हैं पुलिस ने बड़ा भारी काम किया। अरे जब वहां पे सांप्रदायिकता हुई नहीं थी, क्योंकि एक तरफा 80% लोग, 20% के लोग सांप्रदायिकता जब करेंगे, जब वायलेंस होगा, वहां पे हो ही नहीं सकता था। तो ये 3 तर्कों को जरा दे दें। ममता बनर्जी कहती है कि बीएसएफ, इंतजार तो है, और ये बात सही है कि इस पर ममता का मौन, तृणमूल कांग्रेस का मौन बहुत कुछ कह रहा है और बहुत से सवालों को पैदा कर रहा है। हालांकि जवाब अभी सिर्फ आए हैं बीजेपी नेताओं को रोके जाने पर। तो यह मुद्दा आगे भी बना रहेगा, लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए।